मंच पर बैठे हुए हमारे घटक दल के और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को मेरा प्रणाम है। यहाँ पर आए आप सब वो लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं या दूर खड़े हैं, थोड़े और पास आ जाइए। जो और दूर खड़े हैं वो थोड़े पास आ जाइए, क्योंकि मिलकर ही ये देश बनेगा और मिलकर ही ये देश चलेगा। और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इस देश को तोड़ सके, अगर हमने ठान ली इस देश को जोड़ने की। आप सबको मेरा नमस्कार, नागपुर को नमस्कार। और जिस तिरंगे चौक पर है और मुझे यहाँ पर आते हुए बताया गया कि इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या महत्वता है, कभी आपने सोचा है कि ये जो तिरंगा है ये क्या है? ये तिरंगा हमारी आन है, ये तिरंगा हमारी शान है। इस तिरंगे में लिपटकर जब बूढ़े माँ बाप के बच्चे सरहद से शहादत शहीद होकर वापस आते हैं तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। इस तिरंगे में उन महापुरुषों का खून है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस तिरंगे में महात्मा गांधी का खून है, इस तिरंगे में नेहरू है, इस तिरंगे में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इस तिरंगे में भगत सिंह है, इस तिरंगे में चंद्रशेखर आजाद है, इस तिरंगे में बोस है, इस तिरंगे में इंदिरा गांधी है, इस तिरंगे में राजीव गांधी है। ये तिरंगा का जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और हरा हमारी प्रगति का प्रतीक है। ये तिरंगा जुड़ा रहे और हम सब इस तिरंगे के आगे सर नवाएं। यही हमारा देश है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। और दुख होता है ये कहकर कि नागपुर के इसी संघ हेडक्वार्टर ने आजादी के 53 साल तक इस तिरंगे का बहिष्कार किया, इस तिरंगे को अशुभ बुलाया, इस तिरंगे को नहीं फहराया। और आज ये कहते हुए मुझे गुर्रेज नहीं है कि वक्त आएगा तो इस तिरंगे के लिए हम और आप हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र क्रांति का प्रांत है। महाराष्ट्र सिर्फ राजनीतिक क्रांति का प्रांत नहीं है, महाराष्ट्र ने सामाजिक क्रांति की नींव डाली है। आप सोचिए, जिस वक्त औरतों का घर से निकलना मुश्किल था, उस वक्त ज्योतिबा फूले जैसे विचारकों ने इस प्रदेश में, इस देश में महिला शिक्षा की बात करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान दिया। लोग कहते हैं आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है। कई लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, क्या खतरे में है, क्या बड़ी बात है संविधान की। आज हम और आप यहाँ पर बैठकर अपनी आवाज उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र है। आज हम और आप यहाँ बैठकर एक उंगली के इशारे पर सरकारों को बदल और फेंक मार सकते हैं, ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। इस देश के संविधान ने सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक वोट दिया। इस देश के संविधान ने महिलाओं, पुरुषों, अमीरों, गरीबों सबको एक वोट दिया। इस देश में एक मजदूर के भी वोट की वही कीमत है जो इस देश के प्रधानमंत्री की कीमत है। और ये संविधान के तहत है, ये लोकतंत्र के तहत है। ये लोकतंत्र है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार तानाशाह हो गई है और उसने आपको जनता से प्रजा बना दिया तो आप उसको निकाल बाहर करते हैं, ये लोकतंत्र है। और इसीलिए ये लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, इसीलिए संविधान बचा रहना चाहिए, क्योंकि संविधान ने हक दिया कि आप किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से आइए, आप कानून के सामने एक बराबर हैं। इस संविधान ने हक दिया कि दलितों, शोषितों, सशोषितों, वंचितों, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। यह संविधान और लोकतंत्र में हुआ। अमेरिका जाने की लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको पता है अमेरिका में दशकों तक औरत के पास वोट का अधिकार नहीं था। ये हमारा संविधान है जिसने आदमी और औरत के बीच में समानता डाली और वोट का अधिकार दिया। तो अगर ये संविधान नहीं बचेगा तो ना आपके बच्चों की नौकरियां बचेंगी, ना उनका भविष्य बचेगा। कभी सोचा है इतनी बड़ी आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, और इतने जरा से लोग सरकार में? ऐसा क्यों है? 90 सेक्रेटरी IAS होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मात्र 3 पिछड़े क्यों? 73% आबादी
चाहे IIT में, चाहे एम्स में, चाहे IIMs में, इतने कम संख्या क्यों? इसी चीज को दूर करने के लिए हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं बोलूंगी आज चुनाव क्या है। आज 10 साल बाद एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, एक प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर सब कुछ होता है। उनकी पार्टी और सरकार को छोड़ दीजिए, खुद अपनी गारंटी दे रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी गारंटी नहीं जुमले हैं। लेकिन 10 साल बाद अगर काम किया होता तो सीना ठोक कर और हाथ जोड़ के आपसे कहते काम किया है, अपने काम के बल पर वोट मांग रहा हूं। मोदी सरकार कहती है, कल मोदी जी का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। मैंने कहा प्रभु ये ट्रेलर देखकर ही मन भर गया है, पूरी पिक्चर ना दिखाइएगा। इस ट्रेलर में ही 45 साल की बेरोजगारी देख ली, इस ट्रेलर में ही आटा दही पढ़ाई दवाई पर GST देख लिया, इस ट्रेलर में ही गंगा में बहती लाशें देख ली, इस ट्रेलर में ही लड़कियों को सड़कों पर घसीटते हुए देख लिया और उनका शोषण करने वालों को आपके बगल में बैठे देख लिया। इस ट्रेलर में ही देखा कि किसानों के लिए आपने सड़कों पर कीले ठुकवा दी। इस ट्रेलर में ही देखा कि किसानों के ऊपर आपने आंसू गैस के बम गोले छोड़े। तो प्रभु ट्रेलर ही रहने दीजिए, झोला उठाने का वक्त आ गया है, वो उठाइए और चलते बढ़िए। असलियत ये है ट्रेलर इतना भयावह है तो पूरी पिक्चर देखने की हिम्मत इस देश में नहीं है। आजकल एक नया शब्द चल रहा है, गारंटी। क्या होती है गारंटी? मैं गारंटी से कहता हूं और फिर कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डालूंगा। आए किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए? 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा, अभी तक 20 करोड़ बन जाने चाहिए थे, बने क्या? रुपए डॉलर का दाम 1 करूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, किसान की आय दुगनी कर दूंगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा। ये सब खोखले दावे, ये सब जुमले थे। पहले इस गारंटी का हिसाब दीजिए, उसके बाद आगे की बात करिएगा। लेकिन ये शिवाजी की भूमि है, ये वीरों की भूमि है और इसीलिए यहां पर एक बात भाजपा को याद दिलाना चाहती हूं। मोदी जी कहते थे ना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस हमारे दिल में है, कांग्रेस हमारे खून में है, कांग्रेस हमारी आत्मा में है, कांग्रेस हमारे विश्वास में है। कांग्रेस इस देश के शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों के दिल में है। आप कांग्रेस को नहीं उखाड़ फेंक सकते, क्योंकि जब जब आप तानाशाही करेंगे तो अपने सामने किसी कांग्रेसी को पाइएगा। क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने 10 साल में, और कौन लड़ा उनसे? एक आदमी आया, उसने अपनी दादी को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा। 7 साल बाद उसने अपने पिता के चिथड़े उड़ते हुए देखे और उसके बाद उसने ठान लिया, मुझे परवाह नहीं कि मेरी सफेद टी-शर्ट लाल हो जाए, मैं चल के रहूंगा, मैं हिंदुस्तान जोड़ के रहूंगा। और उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर पैदल नाप दिए, अजनबियों से मिलते हुए, दुखियों को गले लगाते हुए, हाथ में काले मैकेनिक के लगी उनको गले लगाते हुए उनसे दूरी नहीं बनाई। जो मिला वो खाया, जहां मिला वहां सोए, सबसे मिले। मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। और क्यों करी? क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 1 साल से चल रहा है। 48 घंटे पहले भी वहां पर 2 हत्याएं हुई हैं और जिस आदमखोर की भीड़ ने औरतों के साथ जो किया वो आप सबको पता है। आज भी हजारों औरतें और बच्चे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, लेकिन इस देश के 56 इंच के छाती के प्रधान सेवक में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी नियत नहीं है, ये इरादा नहीं है कि मणिपुर चले जाएं। अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे। मणिपुर जब जाने लगते हैं तो उनका 8,500 करोड़ के जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है। मणिपुर नहीं जाएंगे। तो मेरा नेता मणिपुर गया और मेरा नेता मणिपुर से मुंबई चला, क्योंकि मणिपुर से मुंबई का भी जुड़ना उतना ही जरूरी है जितना कन्याकुमारी का कश्मीर से जुड़ना। और क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या किया उन्होंने लोगों की बातें सुनी। और इसीलिए मैं कांग्रेस की बात करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो हुआ 10 साल में वो देखा लोगों ने। अब आगे का क्या आप अपने बच्चों का रोजगार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिन्होंने आपको पकौड़ा तलने की हिदायत दी उनको सबक सिखाया जाए? अरे पकौड़ा तलने को कहा था तो रसोई गैस का ही 400 से 1200 पहुंचा दी।
पकौड़ा तलने को कहा था तो तेल जिसमें तला जाता वो 90 से 220 क्यों पहुंचा दिया? अगर आप ये चाहते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। 5 न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी। वो बात करते हैं युवा न्याय की, किसान न्याय की, नारी न्याय की, श्रमिक न्याय की और हिस्सेदारी न्याय की। और हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं, हम आपके लिए चांद तारे तोड़ देंगे, हम 15-15 लाख डाल देंगे, नहीं, हम वो नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जुमला नहीं कहते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने इस देश को मनरेगा दिया, हमने इस देश को खाद्य सुरक्षा दिया, हमने इस देश को राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। वो पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने हर वो चीज बनाई जिसको आज आप बेच रहे हैं। असलियत यह है कि 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब ये देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने ये नहीं कहा अरे अंग्रेजों का शासन था मैं क्या करता। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए इस देश में IIT, एम्स, IIMs, IIITs, बाबा इकोनॉमिक सेंटर, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च सब कुछ बनाया। आजाद नए भारत की नींव रखी, ऐसे भारत की नींव रखी जिसको विश्व सर उठा के प्रणाम करता है, सर झुका के प्रणाम करता है। ये किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इस देश के गरीबों को हक दिया। कांग्रेस ने इस देश में अमीरों और गरीबों की खाई को भरा। कांग्रेस ने इस देश में दलितों, वंचितों, आदिवासियों को उनका हक दिया जो समाज के हाशिए पर है। और जब राहुल गांधी जी ने अपनी ये यात्राएं पूरी की तो उनको लगा कि इस देश में न्याय होना चाहिए। और मैं युवा न्याय से शुरुआत करती हूँ। क्या है युवा न्याय? युवा न्याय सबसे पहले कहता है 30 लाख केंद्र में सरकारी पद खाली हैं, उनको हम भरेंगे। इसमें क्या गलती है? 30 लाख सरकारी पद आपके पास भी खाली है, आप भर दीजिए। हम कहते हैं कि जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर है 1 साल के लिए उनको 1 लाख रुपए का 8500 प्रति महीने का स्टाइपेंड देंगे। हम कहते हैं सेना का काम इस देश पर सरहद पर जो रक्षा करता है उसका काम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हो सकता है। अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करना पड़ेगा और पुरानी प्रणाली जो थी उसको बहाल करना पड़ेगा। आप चले जाइए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जी तोड़ मेहनत करते हैं बच्चे, आपके यहाँ भी करते हैं। और यहाँ पर महिलाएं बैठी है, मैं जानती हूँ, खुद एक माँ हूँ। एक महिला, एक पिता एक रोटी कम खाता है रात की, एक चपाती कम खाता है कि बच्चा पढ़ जाए। बच्चा पढ़ लेता है, जी तोड़ मेहनत करता है, गाजर मूली की तरह बस में भर के जाता है, एग्जाम देता है और पेपर लीक हो जाता है। इसलिए पेपर लीक के खिलाफ हम कड़ा कानून बनाएंगे। ये हमारा युवा न्याय है। हम 30 लाख सरकारी नौकरियां भरेंगे, 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे सालाना। हम पेपर लीक को खत्म करेंगे और हम अग्निवीर को समाप्त करेंगे। मैं नारी न्याय पे बात करना चाहती हूँ। आप महिलाएं हैं यहाँ पर और नारियों पे बात करना जरूरी है। आप इस देश की आधी आबादी हैं और आपको पूरा हक मिलना चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ 10 साल में क्या मिला आपको? आपको 1200 का सिलेंडर मिला, आपको 220 रुपए का तेल मिला, आपको 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल मिला। क्या मिला आपको 10 साल में? और इसलिए जरूरी है कि आप सुनिए हम महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण लड़कियों के लिए होगा, इसी से उनका प्रतिनिधित्व होगा, इसी से ले आपकी बेटियां आगे आएंगी। जब बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको गलत निगाह से देखे। हम गरीब महिलाओं को 8500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं डायरेक्ट उनके हाथ में। जब सालाना 1 लाख रुपए आएगा तो महिला क्या करती है? महिला अपने लिए लिपस्टिक पाउडर खरीदती है। अरे महिला उसी पैसे से परिवार का भरण पोषण करती है। महिला शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देगी, इसी से विकसित भारत बनेगा। मैं बात करना चाहती हूँ आपसे किसान न्याय पर। महाराष्ट्र में कितनी ही खबरें आती हैं कि कर्जे के बोझ के तले दबकर किसान आत्महत्या करते हैं। इस देश में कितना बड़ा कलंक है कि आजादी के 76 साल बाद हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या हम किसानों की कर्जा माफी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने 2009 में 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जा माफ किए थे। ये 16 लाख करोड़ अपने मित्रों का माफ कर सकते हैं। किसानों की कर्जा माफी की बात करो तो नाक मुंह
सिकुड़ने लगते हैं। हम किसानों की कर्जा माफी करेंगे, हम किसानों को उनकी उपज पर एमएसपी देंगे और हम किसानी को, खेती को, कृषि को जीएसटी से मुक्त करेंगे। जो बीजों पर, खादों पर, कीटनाशक पर जीएसटी लगता है उससे जरूर मुक्त करेंगे। हम श्रमिकों की बात करते हैं। मैं यहाँ बैठी थी, मैंने देखा इस होटल पर जोमैटो लिखा हुआ है। हम सब लोग फोन करते हैं ब्लिंकिट, जोमैटो, उबर, ओला, ऐसी सर्विसेज के लिए। 10 मिनट में लेकर आना है खाना, और उस 10 मिनट में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा? अगर उस 10 मिनट में उसका ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि उसका पैर कट जाए तो परिवार का क्या होगा? तो जरूरी है कि ऐसे गिग वर्कर्स को एक सामाजिक सुरक्षा दी जाए। मनरेगा का कानून हम लाए, उससे ग्रामीण क्षेत्र बदला। आज हम कहते हैं मनरेगा की जो मानदेय है वो 400 होनी चाहिए। हमारा मानना है कि अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो सारे घर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। हमने राजस्थान में 25 लाख की एक चिरंजीवी योजना शुरू करी थी। हम देश के हर वासी के लिए 25 लाख की एक हेल्थ स्कीम, जिसमें टेस्ट, दवाई, इलाज हो, वो करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की। गिनती तो हो। मुझे चोट लग जाए यहाँ पर, मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है या लिगामेंट रप्चर हुआ है या हड्डी टूटी है, इसका पता तो एक्सरे से ही चलेगा। और वो एक्सरे कौन करेगा? वो एक्सरे सोशो इकोनॉमिक कास्ट स्टेटस, आर्थिक और सामाजिक गिनती करानी होगी इस देश में। क्योंकि अगर आपको नहीं कराइएगा तो इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित और पिछड़ जाएगा। हम उसको आगे नहीं लेकर आ पाएंगे। मैंने आपसे फिर कहा, हमारा मैनिफेस्टो लोगों से बात करके, हमारा मैनिफेस्टो लोगों के विचार जानकर, उनके सुझावों पर बना है। बीजेपी भी एक मैनिफेस्टो लेकर आई, पढ़िएगा उसमें। आपके बच्चों की बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं। आप जिस महंगाई से आपकी कमर टूट रही है, एक शब्द नहीं। चलते हुए मणिपुर से बोझिल लद्दाख तक एक शब्द नहीं। क्यों? क्या ये सारी चीजें जरूरी नहीं है? 76 पन्ने का है वो मैनिफेस्टो इनका। 53 फोटो तो मान्यवर की खुद ही की है। वो मोदी जी का एल्बम लगता है, पढ़ते जाइए, घर पर एल्बम देखते हैं ना फोटो का, वो लगता है वो। तो मेरा अपना मानना है, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बात कहनी जरूरी है। आप सबने देखा, आप सबने सुना। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाइए, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। जस्ट सिट डाउन फॉर सम टाइम। पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे पापा नौकरी क्यों नहीं ले आते? पापा मणिपुर क्यों नहीं चले जाते? पापा महंगाई क्यों नहीं रोक देते? पापा लद्दाख में क्यों नहीं कर देते? पापा सरहद पर चीन को पीछे क्यों नहीं धकेल देते? पापा ने वॉर रुकवा दी। बातें इनकी अगर सुनिएगा तो दिन भर लपेटिएगा, क्योंकि जुमले बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूं और एक बात आपसे जरूर कहूंगी, बिना पूजा किए सुबह का अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। आज भी नवरात्र का अंतिम मेरा उपवास है। किस मुंह से ये भगवान राम का नाम लेते हैं? ये जिस भगवान राम का नाम लेते हैं वो मर्यादा के, न्याय के, प्रेम के, इन सब चीजों के प्रतीक हैं। कौन सा ऐसा गुण है भाजपाइयों में? कहां न्याय है, कहां मर्यादा है? कांग्रेस की मेरी नेता सोनिया गांधी जी ने जब इंदिरा गांधी जी की बहू बनकर आई तो इस देश की बहू बन गई। इस देश में सोनिया जी ने वैधव्य झेलते हुए ज्यादा बरस बिता दिए, राजीव जी की ब्याहता रहते हुए कम। जब आप उसको कांग्रेस की विधवा बोलते हैं तो आप रामचंद्र जी का अपमान करते हैं, आप उस मां सीता का अपमान करते हैं, जिनके मूल्यों पर इस देश की संस्कृति, इस देश की नींव है। क्या है राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम राज में गरीबों की बात होती है। राम राज में हाशिए पर जो लोग हैं उनकी बात होती है, जिनके ऊपर दिक्कतें हैं उनकी बात होती है। आप तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि आप ही के आंकड़ों के मुताबिक 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। अभी पीछे जाइएगा तो शायद 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। एक परिवार को 46 रुपए रोज में पढ़ाई, दवाई, खाना, कपड़ा, मकान सब करना पड़ रहा है। कौन से राम राज्य की आप बात करते हैं? आप नाथूराम के उपासक हैं, आप नाथूराम के कदमों पर चलते हैं, लेकिन यह देश होने नहीं देगा, क्योंकि यह देश महात्मा गांधी का देश है। इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी है, इस देश की आत्मा में शौर्य है, इस देश की आत्मा में आत्मबल है, इस देश की आत्मा में क्षमा है, इस देश
इस देश की आत्मा में शांति है, इस देश की आत्मा में मोहब्बत है। और जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े नफरतियों को खदेड़ कर ही मन भरता है। पहले भी ऐसा हुआ है, फिर से ऐसा होगा। मैं रामचंद्र जी की पुजारी हूं और मेरा मानना है अगर आप राम के उपासक हैं तो आप पहले स्त्रियों की बात करिएगा, आप गरीबों की बात करिएगा, आप वंचितों की बात करिएगा, आप युवाओं की बात करिएगा, आप भारत के उन लोगों की बात करिएगा जो इस चकाचौंध में कहीं खो से गए। वो शहरों में है, वो गांवों में है, वो गलियों में है। कहाँ है वो लोग? आपका बच्चा जो पढ़ लिख कर पिछले 3, 4, 5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा है, कभी सोचा उसके अंदर क्या चल रहा है? ये जो बच्चे हमारे सूली से लटक कर अपनी जान ले रहे हैं, कभी सोचा उसके अंदर क्या चलता है? कितने हतोत्साहित हो जाते होंगे। वक्त बदलाव का है, वक्त है अपने वोट की ताकत को पहचानने का, वक्त है ये दिखाने का कि हम प्रजा नहीं है, हम जनता है, हमसे लोकतंत्र है। आप राजा नहीं है, हम आपको चुनते हैं तो आप वहां जाकर बैठते हैं और हमारे लिए नीति बनाते हैं, और जिस दिन हमारा मन भर जाएगा हम आपको क्या सबको निकाल फेंकेंगे। ये ताकत है हमारी, उस ताकत को याद रखिए, अपने वोट की ताकत को याद रखिए। याद रखिए एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को फलाना भ्रष्टाचार है, ढिमकाना भ्रष्टाचार है, इन्होंने घोटाला किया, उन्होंने घोटाला किया, और अब ऐसी वॉशिंग मशीन आई है जो दिन भर घन 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 चले ही जा रही है। जो उस वॉशिंग मशीन में जाता है दूसरी तरफ से साफ सुथरा होकर बीजेपी का पटका पहनकर निकल आता है, वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। इनको जोड़ लो तो आप राष्ट्रभक्त हैं, इनको ना जोड़िए तो देशद्रोही हैं। दो चीजों का सर्टिफिकेट कांग्रेस को बीजेपी से नहीं चाहिए, एक राष्ट्रवाद का और एक धर्म का, क्योंकि जिस हिंदू धर्म के हम अनुयायी हैं उस हिंदू धर्म में बिना शांति पाठ के कोई चीज पूरी नहीं होती। और शांति पाठ भी ऐसा जिसमें पेड़ पल्लव अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, ग्रह शांति, नक्षत्र शांति की बात करते हैं। उस धर्म में कहीं पर भी नफरत की बात नहीं है। और राष्ट्रवाद पर तो आप सर्टिफिकेट अपना खोलिएगा मत, क्योंकि राष्ट्रवाद पर इस देश के लिए शहादत हमने दी है, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रजों की शहादत हुई है। इस तिरंगे में हमारे नेताओं का खून शामिल है। तो राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट देने की गलती मत कीजिएगा। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। ये बहुत बड़ी बात है कि विकास ठाकरे जी आपके बीच के हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं, और जरूरी है कि आप उनके हाथों को मजबूत कीजिए। बदलने का वक्त जरूरी है। रोटी भी पकाती हैं आप, तो अगर पलटती नहीं है तो रोटी जल जाती है। 10 साल बाद रोटी पलटने का वक्त आ गया है, पलटिए, विकास ठाकरे जी को जिताइए, और उनको किसी भी चौराहे पर खड़े होकर फिर सवाल पूछिएगा। हवा हवाई नेता मत चुनिए जो आपके बीच से हाथ हिलाता हुआ निकल जाए और आप जस के तस बने रहिए। अपने नेताओं से सवाल पूछना शुरू करिए, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो नाक रगड़ के आपके काम करेंगे, आपकी नालियों के, आपके गलियों के, आपके बच्चों के भविष्य के काम करेंगे जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि क्या होगा, वोट से बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। मैं जहां जहां जा रही हूं मुझे परिवर्तन नजर आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे युवा हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचिए आने वाला जीवन कैसा होना चाहिए। क्या उस जीवन में नौकरी होनी चाहिए, क्या उस जीवन में रोजगार होना चाहिए, क्या उस जीवन में महंगाई कम होनी चाहिए। और अगर ये सब करना है और नफरत के इस दलदल में, नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो जरूर कांग्रेस को वोट दीजिएगा, हमारे प्रत्याशी विकास ठाकरे जी को जिताइएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, वीर शिवाजी की भूमि पर मैं उनको नमन